नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली एमसीडी का चुनाव तो हो गया, अब आगे का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से मेयर चुना जाएगा और जो नए मेयर है उनके आगे क्या क्या चुनौतियां आएंगी। और जिस प्रकार से देखा जाए, शादरा साउथ जोन हो, दिल्ली में जितने भी जोन हैं उनमें अध्यक्ष का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि बहुत जगह देखा जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, तो उसको लेकर जो तकरार बनती हुई दिखाई देगी आम आदमी पार्टी के साथ, वो किस प्रकार से निकल कर आएगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पार्टियों को इस चुनाव से क्या सीखना है। आने वाले टाइम में 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो उसको लेकर हर पार्टी को क्या कुछ सीखना है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, तो उसको लेकर क्या क्या एक्सपीरियंस निकल कर आता है हर पार्टी के लिए। इन सारी बातों का आज विचार और विमर्श किया जाएगा। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ CCN लाइव के एडिटर इन चीफ गिलबर गोठी जी हैं। स्वागत है सर। सर आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के एमसीडी पर आपका हुआ कब्जा, आप और बीजेपी में रही टक्कर, केजरीवाल ने जीत लिया दिल्ली का दिल। 15 साल बाद एमसीडी से बाहर हुआ कमल। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का परिणाम हम सबके बीच में आ गया है। आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करके 15 साल से काबिज बीजेपी को एमसीडी से बाहर कर दिया है। आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय में जश्न मना रही है और जीत को लेकर लोग गदगद भी हैं। आप कार्यालय में जीत के बाद जश्न का माहौल बेहद ही भव्य देखा जा रहा है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूम रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूर्व दिल्ली के 61 सीटों में से कौन कहां से रहा, किसने कहां से जीता। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूर्व दिल्ली की 61 सीटों में से 36 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 19 पर आम आदमी पार्टी ने और 5 पर कांग्रेस ने, और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। सबसे पहले अगर बात करना चाहें सीटों की, तो न्यू अशोक नगर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मयूर विहार फेज 1 से आम आदमी पार्टी की, त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कोंडली से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। गोंडली से आम आदमी पार्टी जीती है। कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी जीती है। मयूर विहार फेज 2 से आम आदमी पार्टी जीती है। पटपड़गंज से भारतीय जनता पार्टी जीती है। विनोद नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मंडावली से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पांडव नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। ललिता पार्क से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। शकरपुर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। पीत बिहार से भारतीय जनता पार्टी जीती है। IP एक्सटेंशन से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आनंद विहार से भारतीय जनता पार्टी जीती है। विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी जीती है। अनारकली वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीती है। जगतपुरी से भारतीय जनता पार्टी, गीता कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कृष्णा नगर की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। शास्त्री पार्क से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई है। आजाद नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। शादरा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। झिलमिल से भारतीय जनता पार्टी जीती है। दिलशाद कॉलोनी से आम आदमी पार्टी यहां से जीती है। सुंदर नगरी से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। दिलशाद गार्डन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। नंद नगरी से आम आदमी पार्टी जीती है। अशोक नगर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। रामनगर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी जीती है। वेलकम कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सीलमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। गौतमपुरी से भारतीय जनता पार्टी, चौहान बांगर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई है। मौजपुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ब्रह्मपुरी से आम आदमी पार्टी जीती है। भजनपुरा से आम आदमी पार्टी जीती है। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यमुना बिहार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सुभाष मोहल्ला से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कबीर नगर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई है। गोरख पार्क से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। करदमपुरी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। हर्ष बिहार से आम आदमी पार्टी जीती है। सबोली से आम आदमी पार्टी जीती है। गोकुलपुरी से आम आदमी पार्टी जीती है। जौहरीपुर से आम आदमी पार्टी जीती है। करावल नगर ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी जीती है।
दयालपुर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, मुस्तफाबाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, नेहरू विहार से भारतीय जनता पार्टी जीती है, ब्रह्मपुरी से इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी, सादतपुर से भारतीय जनता पार्टी, करावल नगर वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी, सभापुर से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वोटर्स ने तमाम मुद्दों को देखकर वोट दिया। कृष्णानगर से बीजेपी 4 में से 4 सीटें जीत गई। आनंद विहार से डॉक्टर मोनिका अपन जीती हैं, वहीं झिलमिल से पंकज टूत्रा। अब देखना होगा कि जीतने के बाद आप अपना मेयर किसको बनाती है। दिल्ली के रुके हुए काम को पूरा क्या कर पाती है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। न्यूज डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि चुनाव तो संपन्न हो गए, परिणाम आ गए, लेकिन जो परिणाम आने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा कि मेयर हमारा होगा, इसको लेकर आगे किस प्रकार से रणनीतियां पार्टियां बना रही हैं, इसका हम जिक्र करेंगे और पार्टियां क्या सीखेंगी इस बारे में भी जिक्र करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको दिल्ली की राजनीति का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जहां तक मुझे पता है, जो MCD का चुनाव हुआ उसमें हर पार्टी को क्या कुछ सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब तीनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो और चाहे वो बीजेपी हो, उनका परफॉर्मेंस को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, सीधा सीधा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 250 में से 134 सीटें उनके पास आई हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी विजयी है, विजेता है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 3 बार जीते हैं और उसके बाद अब नगर निगम पर उनका कब्जा हो गया है। ये सच है कि आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितनी उम्मीद थी, जो वो भरोसा किए बैठी थी कि जिस तरह से एग्जिट पोल भी आए थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 170 और 180, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेता 220 तक का दावा कर रहे थे। अब उनके मुकाबले उनको 134 सीटें ही मिली हैं, जो कि उम्मीद से काफ़ी कम है, लेकिन स्पष्ट बहुमत है उनके पास। बीजेपी के बारे में कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को 15 साल की लगातार शासन के बाद उसका उन्हें जो नतीजा भुगतना पड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वो उल्लेखनीय है, ये कहा जाएगा। मतलब वो कमतर नहीं मानी जा सकती। 104 सीटों पर जीतना कोई आसान काम नहीं था। बीजेपी की इतनी सीटों पर जीत इस लिहाज से भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब रही है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो पिछले नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने 24% वोट हासिल किया था, इस बार वो करीब आधे से भी कम पर आ गई, 11% वोट हासिल कर सकी। इसलिए बीजेपी की जीत बड़ी जीत कही जा सकती है। और साथ ही साथ ये भी उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का वोट जो है विधानसभा चुनावों में अगर तुलना की जाए तो वो काफ़ी कम हुआ है। आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में 54%, 55% वोट मिलता रहा है और इस बार वो 42% पर आ गई है। बीजेपी को 36% वोट मिला था विधानसभा चुनावों में और इस बार उसे 39% वोट मिला है, इसलिए कहा जा सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। पिछले नगर निगम चुनावों के मुकाबले भी उसे ज़्यादा वोट मिला है। लेकिन अगर पिछले 2017 के नगर निगम चुनावों के हिसाब से लगाया जाए तो आम आदमी पार्टी को डबल वोट मिला है। तब उनको 21% मिला था, अब 42% है। तो नगर निगम में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस बेटर हुई है, आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अगर हम विधानसभा चुनावों को देखें तो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। सिर्फ 4% वोट उसके जेब में आए थे और अब 11% वोट लिए हैं। लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब है कि नगर निगम के चुनावों में उसको पिछली बार 24% वोट थे और इस बार उसको सिर्फ 11% मिले हैं। बिल्कुल, अगर मतलब विधानसभा के चुनाव से देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले से अपनी स्थिति मजबूत की है, लेकिन 2017 के नगर निगम चुनाव को देखा जाए तो उसके बाद से स्थिति थोड़ी सी उनकी खराब हुई है और सब कांग्रेस को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास चला गया है, तो कांग्रेस उसको कैसे वापस लाएगी, इस बार
एक बात ज़रूर देखने में आई है कि मुस्लिम वोटर जो है वो बटा हुआ है। वो सारा का सारा वोट आम आदमी पार्टी के पास नहीं गया, बहुत सारे इलाकों में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पास वापस आया है। तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कि आशा की किरण है, लेकिन इसको वो कैसे आगे वोटों में बदल पाते हैं ये उन पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और सर देखा गया जहां मुस्लिम बाहुल इलाके थे वहां पर कांग्रेस विजयी हुई है, चाहे वो चौहान बांगर हो और भी ऐसे बहुत से इलाके हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है, ये तो बात हमने चुनाव की कर ली, अब मेयर चुना जाना है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि दिल्ली में मेयर हमारा ही होगा। आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, बहुमत उनके पास है। मेयर को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, मेयर कैसे चुना जाता है? देखिए, मेयर के चुनाव के लिए 250 इस बार नगर निगम की सीटें हैं। पिछली बार 272 थी, परिसीमन के बाद 250 हो गई हैं। तो 250 में अगर आधा कर लिया जाए तो 126 का बहुमत बनता है और आम आदमी पार्टी के पास 134 सीटें हैं। अगर सिर्फ पार्षद ही वोट करते तो भी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी आसान जीत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल नगर निगम की जो गठन है वो इस तरह से है कि नगर निगम में जो सदस्य होते हैं दिल्ली के लोकसभा के और दिल्ली की विधानसभा के और दिल्ली से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के, ये सारे सदस्य भी नगर निगम के सदस्य होते हैं और मेयर चुनने में उन सबका एक हाथ होता है, उनकी वोट होती है जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में 250 निगम पार्षद हैं। दिल्ली में 10 एमपीज हैं, जिनमें 7 लोकसभा के सदस्य हैं और 3 राज्यसभा के सदस्य हैं। 7 के 7 जो सदस्य हैं लोकसभा के वो बीजेपी के हैं। तो अगर बीजेपी का आंकड़ा 104 है तो उसको 111 माना जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी 134 सीटें लेकर और 3 राज्यसभा सदस्य तो 137 और इसके अलावा 14 सदस्य, ये 5 साल का सदन होता है नगर निगम, तो उस हिसाब से हर बार 1/5 मेंबर यानी 14 मेंबर वो नगर निगम में जाएंगे बारी बारी से जी। तो 14 सदस्य वो जाहिर है कि दिल्ली सरकार ने भेजने हैं, तो वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी के होंगे, तो 14 सदस्य उनके और बढ़ जाएंगे। इसलिए मेयर जो चुना जाना है, अगर वो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाएगा। अब सवाल ये है कि बीजेपी किस आधार पर ये दावे कर रही है जी। जैसे ही नतीजे आए थे, बल्कि नतीजे अभी पूरे भी नहीं आए थे, रुझान आ रहे थे, तो बीजेपी की तरफ से जो आईटी सेल के उनके अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उनका एक ट्वीट आया जिसने कि सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा। उसके बाद दिल्ली बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी ऐसा ही कहा और अब कल गौतम गंभीर ने एक ट्वीट किया कि कूड़े के पहाड़ तो हम ही साफ करेंगे। अब कूड़े के पहाड़ साफ करना नगर निगम की जिम्मेदारी है और नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता है, तो कूड़े के पहाड़ साफ करने की जिम्मेदारी भी उनकी हो गई। जी सर। लेकिन ये सबके बीच अगर गौतम गंभीर कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ तो बीजेपी साफ करेगी, तो इसके बहुत सारे राजनीतिक अर्थ निकाले गए हैं। अब वो कैसे होगा ये किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन एक फार्मूला जो चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में 35 सदस्य थे, उनमें से 14 सदस्य जीतकर आम आदमी पार्टी के आए थे, यानी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी थी। 12 बीजेपी के थे और 8 सदस्य कांग्रेस के थे। अब जीतने के लिए कुल मिलाकर अगर 35 में से देखें तो 18 सदस्य चाहिए, लेकिन कांग्रेस एब्सटेन कर गई जी सदन से और कांग्रेस का एक सदस्य चुनाव से ठीक पहले दल बदल करके चला गया बीजेपी में। सर इसमें एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं दर्शकों के लिए, क्या सर ये लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं एमसीडी वगैरह के, इसमें दल बदल हो सकता है? इसमें दल बदल हो सकता है, दल बदल विरोधी कानून इसमें लागू नहीं होता। तो
वो सदस्य उधर चला गया और बीजेपी को एक सदस्य निर्दलीय, कुल मिलाकर 14 सदस्य का उनको समर्थन मिल गया। आम आदमी पार्टी के भी 14 सदस्य थे और आम आदमी पार्टी वहाँ से चुनाव हार गई और वो जो हुआ सब कुछ वो काफ़ी खबरों में भी आया और ये कहा गया कि बीजेपी ने जबरन अपना मेयर चुन लिया है। अब अगर वही फार्मूला दिल्ली में आता है तो दिल्ली में से थोड़ा क्या काफ़ी अंतर है दोनों की परिस्थिति में। चंडीगढ़ में किसी भी पार्टी को वहाँ बहुमत हासिल नहीं था, दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत है जी। अब बीजेपी जो दावा कर रही है, जो उसके अंदर से बातें आ रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सदस्यों को कहा जाएगा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने का मतलब क्या होगा ये बीजेपी वाले ही जानते हैं। ये उनका अपना अंदर का एक कोई राज है जिसे वो अपने पास छिपाए हुए हैं। अब ये सभी जानते हैं कि और आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा आशंका जो है वो ये है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस ना चल जाए। ऑपरेशन लोटस के आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती रही है। सिसोदिया की तरफ से एक ट्वीट भी आया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, फ़ोन आ रहे हैं। और इससे पहले भी कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, मणिपुर है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ये इस तरह की जो ऑपरेशन लोटस चला चुकी है और सफलतापूर्ण चला चुकी है। तो अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद बिकेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद, चूंकि बीजेपी कह रही है अंतरात्मा की आवाज, लेकिन अंतरात्मा की आवाज का क्या मतलब है? वो यही है कि बीजेपी के पाले में कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद आ जाएं। वो पार्षद चाहे रहे आम आदमी पार्टी में ही, लेकिन अंतरात्मा की आवाज का मतलब ये है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं। तो अब वो क्या होगा, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा? और जो हमें सूचना है उसके हिसाब से बीजेपी ने अपने कुछ बहुत सारे सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि ये इस तरह का एक ऑपरेशन किया जाए। अब वो ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बाकी मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक के जितने भी कोशिशें हुई हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की या आम आदमी पार्टी के सदस्यों को अपने पाले में करने की, तो बीजेपी अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाई। उसका एक कारण भी है। ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भले ही आरोप लगाती रही हो आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में ऐसा संभव नहीं है। वो उसकी वजह यह है कि पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2015 में 70 में से 67 सदस्य जीत कर आए थे और दल बदल कानून के हिसाब से 2/3 सदस्य आपको तोड़ने होंगे। तो 2/3 का मतलब कम से कम 46, तो वो संभव नहीं है। इसी तरह अब 62 सदस्य हैं, तो 62 में से अगर आप 42 सदस्य तोड़ लें तो जाके ऑपरेशन लोटस हो पाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए विधानसभा में नहीं हो पाया। विधानसभा में ये तब भी नहीं हो पाया जब 2013 में 28 सदस्य जीत कर आई थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास 32 सदस्य थे। उस समय बीजेपी को सिर्फ 4 सदस्य चाहिए थे और उनके पास एक निर्दलीय का भी समर्थन हासिल था, तो 3 सदस्य उनको और चाहिए थे, जो कि उनको आम आदमी पार्टी में से नहीं मिल पाए, क्योंकि तब भी यही स्थिति थी कि 2/3 तोड़ने हैं। फर्स्ट इलेक्शन था इनका सर। हाँ, तो तब भी वो 4 सदस्य तक नहीं तोड़ पाई थी बीजेपी। तो अब तो स्थिति विधानसभा में विकट है, लेकिन चूंकि नगर निगम में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं है, तो दल बदल विरोधी कानून ना होने और अंतरात्मा की आवाज वाली बात कि आप भले ही आम आदमी पार्टी में बने रहें लेकिन अंदर से हमें दे दें, तो अगर ये कोई ऑपरेशन है तो उलटफेर हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मेरा आम आदमी पार्टी का बनेगा और ईमानदारी की बात यह है कि बनना भी चाहिए। स्पष्ट बहुमत उनके पास। जी, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि एक बार नगर निगम में ऐसा भी हुआ था। तब नगर निगम में 100 सदस्य हुआ करते थे जी। अभी तो 250 है। तो तब 100 सदस्य हुआ करते थे
और उनमें से 51 सदस्य जनसंघ, तब बीजेपी को जनसंघ के नाम से जाना जाता था, 51 सदस्य जनसंघ के थे और 49 कांग्रेस के थे। तो बड़ी नेक टू नेक फाइट थी। तो 4 साल तक जनसंघ ने राज किया। तब इस तरह खरीद फरोख्त जो है वो राजनीति में बुरी बात मानी जाती थी, नैतिकता का तकाजा होता था, तो वो नहीं हो पाता था, लेकिन वो तब भी हुआ। कांग्रेस ने 2 सदस्य भी जनसंघ के तोड़ लिए। उन 2 सदस्यों के नाम भी मुझे याद है अब तक। उनके नाम थे प्रोफेसर सुमेरचंद और सोहनपाल सुमनाक्षर। प्रोफेसर सुमेरचंद मोरीगेट से चुनकर आते थे और सोहनपाल सुमनाक्षर जो हैं वो मॉडल टाउन से। वो दोनों जनसंघ से स्विच करके कांग्रेस में चले गए। तब दल विरोधी कानून होता ही नहीं था, कहीं भी नहीं होता था। तो वहाँ सरकार गिर गई जनसंघ की और नगर निगम में कांग्रेस का शासन हो गया। तो तब ये हुआ था, लेकिन तब बहुत थिन मेजोरिटी थी, 2 सदस्यों का था। 2-4 लोगों के में तो हो सकता है, लेकिन अब जब 104 और 134 और अगर विधानसभा की बात की जाए 62 सीट और 8 सीट, तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है इन बात को लेकर। अगला सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, ये तो बात आपने बता दी मेयर को लेकर कि किस प्रकार से चुना जाएगा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह भी उठ रहा है। अगला सवाल है, जो नए पार्षद चुनकर आए हैं उनके आगे क्या क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, नए पार्षदों के आगे दोनों पार्टियों की, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ने, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लोगों से वायदा किया है कूड़े के पहाड़ को, नगर निगम चुनावों में अगर आप कुछ समय पहले तक देखें तो कूड़े का पहाड़ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से बीजेपी पर ये लगातार आरोप लगाती रही है कि दिल्ली नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है और कूड़े के पहाड़ का जिक्र जो होता था वो एक रेफरेंस के तौर पर होता था। लेकिन इस साल अप्रैल में जैसे ही दिल्ली में उपराज्यपाल बदले, उसके बाद जिस तरह से सिसोदिया, जिस तरह से सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया, सिसोदिया पर आरोप लगे, और ट्रांसपोर्ट घोटाला, शिक्षा घोटाला, जो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों से घेर लिया गया, तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में डिफेंसिव मोड पर आ गई और उसने कूड़े के पहाड़ को अपना एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और पूरे चुनाव प्रचार में उसने उसमें केंद्रित रखा। तो अब सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली का कूड़ा साफ करना है, कूड़े के पहाड़ को कम करना है। और बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव अप्रैल में होना है 2024 के, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 1.25 साल बचता है। 1.25 साल में दिल्ली का कूड़ा साफ करना, कूड़े के पहाड़ हटाना, क्योंकि ये सवाल तब पूछा जाएगा आम आदमी पार्टी से कि आपने नगर निगम चुनाव इस आधार पर जीता था, अब उसमें आपने क्या किया। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी को दिल्ली की जनता ने भले ही 104 सीटें दी हैं, लेकिन नगर निगम से उखाड़ फेंका है। 15 साल का शासन था। 15 साल के शासन के बाद बीजेपी को नकार दिया है। तो बीजेपी के पार्षदों के लिए खास तौर पर जो नए पार्षद चुनकर आए हैं, उन पर ये जिम्मेदारी होगी कि एक तरफ तो वो आम आदमी पार्टी को नाकाम साबित करें, इस तरह का पूरी स्ट्रेटेजी बनाएं, और दूसरा उन पर ये जिम्मेदारी भी होगी कि अपना वो काम ऐसा करें कि लोकसभा के चुनाव में वो एक नज़ीर बनकर आए। बिल्कुल, मतलब चुनौतियां चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सभी के आगे चुनौतियां हैं। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 अप्रैल में है, तो उस समय देखा जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस कैसे दी है, जनता उसी के आधार पर वोट करेगा। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि 12 जोन दिल्ली में है, जिसमें देखा जा रहा है कि 4 जोन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। और ये देखा आता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में हमेशा तकरार रहती है, चाहे फंड को लेकर हो, चाहे और मुद्दों को लेकर हो। जब 4 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और मेयर में आम आदमी पार्टी का बोलबाला होगा, मतलब
उसमें एमसीडी में, तो उसी तकरार की स्थिति फिर पैदा होगी। देखिए, तकरार की स्थिति तो रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया, शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ दोनों जगह आम आदमी पार्टी का बहुमत है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से ही जीती हैं, तो बीजेपी का ही यहाँ दोनों अध्यक्ष बनेंगे जी। इसके अलावा एक जोन है केशवपुरम जोन, जहाँ सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की है बीजेपी ने, तो वहाँ से भी बीजेपी का ही अध्यक्ष बनेगा। नजफगढ़ से भी बनेगा। इसके अलावा एक और जोन है सेंट्रल जोन, जिसमें बराबर की टक्कर है, तो वहाँ भी बीजेपी बाजी मार सकती है। तो अगर 12 जोन में से 5 जोन बीजेपी के हाथ में रहेंगे, तो बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी को असफल साबित करना या उसको काम ना करने देना या अपने फैसले मनवाना आसान होगा, और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक इसके अलावा जो नगर निगम में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी मानी जाती है स्टैंडिंग कमेटी जी। स्टैंडिंग कमेटी में भी जो जिस तरह से दोनों पार्टियों के सदस्य चुनकर आए हैं, उस हिसाब से दोनों को बराबर बराबर सदस्य मिलने वाले हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी कोई भी फैसला जो करती है, नगर निगम का हर फैसला, चाहे छोटा फैसला हो बड़ा फैसला हो, वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही होता है। स्टैंडिंग कमेटी उसे फैसला करती है, फिर वो सदन में जाता है फैसला। तो अगर स्टैंडिंग कमेटी में ही फैसला नहीं करने देगी बीजेपी उसको, तो आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी फैसला कर पाना आसान नहीं होगा। तो ये टकराव स्थिति फिर पैदा होगी और शासन में होते हुए भी नगर निगम में आम आदमी पार्टी के हाथ बंधे हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, इस प्रकार से कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हैं, हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का मतलब दर्जा नहीं है, और बिग बॉस एलजी साहब भी हैं, ऐसे बार बार कई बार कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमको इतना पीछे सपोर्ट नहीं है। सर, ये तो सवाल हो गए। मैं आप कुछ व्यक्तिगत मतलब जो मेरे मन में सवाल वो आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको दिल्ली की राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव है। दिल्ली की जनता से जो वोट करने लगी है, अब देखा जाए कांग्रेस जो शीला जी की सरकार में थी, इतना अच्छा बहुमत लेकर आती थी, भारतीय जनता पार्टी, सुषमा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे दिग्गज रह चुके हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान जनता का जाना आप किस प्रकार से देखते हैं, और जनता आम आदमी पार्टी को वोट किस प्रकार से देती है, कौन से मुद्दों को लेकर देती है? जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा, अगर आप तुरुप का पत्ता कहें, यूएसपी कहें, वो है मुफ्त के जो जिसको आजकल फ्री की रेवड़ियाँ कहा जाता है। तो आम आदमी पार्टी का ये जो मुफ्त की सुविधाएं देने का जो एक नीति है, जिसे वो अपना मॉडल कहते हैं, आम आदमी पार्टी का मॉडल कहा जाता है उसको, उसकी तोड़ ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। कोई विश्वास नहीं कर सकता था 2013 में कि शीला दीक्षित केजरीवाल से के हाथों, मतलब पूरी पार्टी नहीं, खुद शीला दीक्षित हार जाएंगी। तो मुफ्त की जो सुविधाओं वाली जो स्थिति है, दिल्ली में 70% के करीब, 60 और 70% के करीब लोग वो हैं जो बाहर से आकर बसे हुए हैं। दिल्ली उनकी जन्मभूमि नहीं है, दिल्ली उनकी कर्मभूमि है जी। उनको दिल्ली से उस तरह का जुड़ाव नहीं है जो दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में बड़े हुए, कई पुश्तों से दिल्ली में रह रहे लोगों का है। तो उनको, वो चूंकि यहाँ पैसा कमाने आए हैं, अपनी आजीविका चलाने आए हैं, अपने परिवार का पेट पालने आए हैं, तो उनके लिए अगर महीने में बिजली का बिल नहीं आता तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उनको पानी का बिल नहीं देना पड़ता, उनके लिए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, उनको और बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं जी। तो उनके लिए, चूंकि वो पैसा कमाने ही दिल्ली आए हैं, और पैसा कमान, ये उनका एक तरह से अर्निंग है, ये भी कि उन पर ये बोझ नहीं पड़ रहा है, तो वो लोग आसानी से कांग्रेस और बीजेपी से शिफ्ट कर गए हैं आम आदमी पार्टी के, और इसका कोई तोड़ दोनों पार्टियों के पास नहीं है। तो आम आदमी पार्टी भले ही कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाए, भले ही वो दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स की बात करे, भले ही सड़कें साफ
ना होने, सड़कें ना बनने या कुछ भी बात करे, वो सब सेकेंडरी होती हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा यूएसपी, सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता मुफ्त की सुविधाएं हैं और वो उसी के आधार पर चुनाव जीतती है। तो ऐसे लोगों पर मतलब ज़्यादा प्रभाव डालती हैं जो बाहर से आए हुए हैं और वही वोट बैंक देखे जाते हैं दिल्ली के। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि 60 से 70% लोग वही हैं, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का वोट बैंक 50% से ऊपर है। वही भूमिका अदा कर देता है सर। अगला सवाल सर ये मेरा आपसे ये है कि बहुत सी विधानसभा ऐसी देखी गई जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, मतलब बहुत जगह तो बिल्कुल साफ थी। कृष्णानगर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं एस के बग्गा, चारों सीट भारतीय जनता पार्टी ले गई। पटपड़गंज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी वहां पर हैं, उनकी भी शायद तीन सीट तीन बीजेपी ने जीती हाँ, हैं, एक आम आदमी सत्येंद्र जैन वहां से वहाँ 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों बीजेपी और कैलाश गहलोत हाँ, वहां पे से भी क्या कहते हैं कि बीजेपी ही मतलब नजफगढ़ से हाँ। वो आम आदमी पार्टी तो साफ हो गई। सर किस प्रकार से आप इनको देखते हैं और क्या दिल्ली सरकार की तरफ से इन लोगों को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक कृष्णानगर का सवाल है, कृष्णानगर तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से हमेशा विधायक जीते रहे हैं और ये दूसरी बात है कि हालात कुछ इस तरह बदले कि डॉक्टर हर्षवर्धन को संसद सदस्य बनना पड़ा और यहाँ से दूसरे लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन निश्चित रूप से नगर निगम का जो चुनाव होता है वो विधानसभा चुनावों से थोड़ा अलग होता है, कुछ अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं सर। दोनों के मुद्दे भी अलग होते हैं और दूसरा, जनता को ये पता है कि अगर अब हम वोट डाल रहे हैं तो इससे मेरी बस, मेरी पानी, मेरा बिजली वो बंद नहीं होने वाला, वो उसका फैसला विधानसभा में होना है जी। तो इन जगह पर जाकर थोड़ा सा फायदा बीजेपी को हो गया है। जहाँ तक सिसोदिया जी का सवाल है, सिसोदिया विधानसभा चुनाव में भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, 2000 वोट से जीत पाए थे और उस समय भी वो लगातार पीछे चल रहे थे, तो उनके लिए जरूर ये खतरे की घंटी है। कृष्णानगर भी बीजेपी का गढ़ रहा है, तो बीजेपी उसको दोबारा से जीत जाए या गढ़ बना ले तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायकों के इलाके में बीजेपी जीती है या जैसे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता पटेल नगर से वो आते हैं, वहाँ से सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई है। तो इन लोगों के लिए दिल्ली में विपक्ष के नेता जो हैं रामवीर सिंह विधूड़ी, उनके इलाके की 5 सीटें थी और 4 आम आदमी पार्टी जीती है, तो इन सब के लिए चिंता की बात तो है। तो अब उनको चूंकि अभी 2 साल हैं उनके लिए, तो क्योंकि आने वाले इलेक्शन में ये देखा जाएगा कि कहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसी के आधार पर आगे का मतलब जो तैयारियां होती हैं वो की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, बताया दिल्ली एमसीडी इलेक्शन को लेकर। और मुझे जहाँ तक अनुभव है कि आपसे अच्छा दिल्ली को कोई समझ नहीं सकता। दर्शकों को समझ में आया होगा किस प्रकार से रणनीतियाँ होती हैं और आगे किस प्रकार से एमसीडी में मेयर चुना जाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी स्कैन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।